दोस्तों नमस्कार। सोचा तो किसी ने नहीं था कि महज 72 घंटे या फिर उससे भी कम यानी सिर्फ 3 दिन और इन 3 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 जिले शामली, बागपत और गाजियाबाद, यहीं से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश की डगमगाती हुई दिखाई देने लगेगी। वैचारिक तौर पर आरएसएस भी राहुल गांधी के साथ खड़ी हो जाएगी, क्या किसी ने सोचा था? यहां तक कि अयोध्या के संत भी आशीर्वाद देंगे और नाम प्रभु श्री राम का लेंगे। मिशन पूरा हो, एक शानदार यात्रा पे राहुल गांधी निकले हैं। और इसी वक्त बीजेपी की सत्ता के भीतर से भी और कोई नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री पद के दोनों किरदार निशाने पर लेने से चूकेंगे नहीं राहुल गांधी को। तो क्या उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो पदयात्रा ने गुजरते वक्त कुछ ऐसे एहसास राजनीतिक तौर पर जगा दिए जिसकी कल्पना बीजेपी ने नहीं की थी? दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस मिजाज को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह मानकर चल रहे थे कि जिस भारत जोड़ो पदयात्रा के निशाने पर आरएसएस है, उसकी विचारधारा है और उसके जरिए मोदी सत्ता को भी निशाने पर लिया जा रहा है। तानाशाही गवर्नेंस को सीधे तौर पर निशाने पर लेते हुए इस भारत जोड़ो पदयात्रा में देश को जोड़ने का जिक्र है। यानी देश को बांटा किसने? खुले तौर पर अगर तिरुवनंतपुरम से या वहां से चलती हुई इस पदयात्रा के पद चिन्हों को पढ़ें तो साफ तौर पर निकल आएगा आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की सत्ता ने इस देश को तोड़ दिया है। उसी को जोड़ने राहुल गांधी निकले हैं। तो क्या यह कोई एक आसान परिस्थिति है राजनीतिक तौर पर कि उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं बल्कि अयोध्या राम मंदिर के न्यासी जो हैं उनके भीतर से यह आवाज आए कि राहुल गांधी सही कर रहे हैं? जबकि हर कोई जानता है सितंबर के महीने में भारत जोड़ो पदयात्रा के वक्त ही जब यह केरल में थी, उस वक्त खाकी नीकर को आग लगाते हुए पोस्टर को जारी किया गया था। बड़ा शोर मचा था इस देश के भीतर में और उसके नीचे लिखा हुआ था 145 दिन अभी और है। यानी इन आने वाले 145 दिनों में निशाने पर यह खाकी निकर रहेगी, संघ की विचारधारा रहेगी और प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस के तौर तरीके रहेंगे जिन्होंने इस देश को बांट दिया है, या सीधे तौर पर उनकी राजनीति रहेगी। और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सत्ता है जिसके पीछे आरएसएस खड़ी है। आरएसएस से दो हाथ उत्तर प्रदेश को लेकर और कोई नहीं। देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच लगातार चलते रहते हैं। वो योगी आदित्यनाथ के साथ कभी खड़े हुए नहीं हैं और अब भी नहीं है। जो दो हाथ अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच चलते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए गवर्नेंस के तौर तरीके योगी आदित्यनाथ ने बिना दिल्ली की इजाजत के या बिना दिल्ली को बताए अपने तौर पर खड़ा किया है। वह चाहे नौकरशाही की टीम हो, चाहे वो राजपूतों की टीम हो, चाहे ब्राह्मणों को निशाने पर लेने की सोच हो, चाहे आरएसएस की विचारधारा को परोसने की सोच हो, अपने तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खुद को खड़ा किया। और उन सब के बीच ब्रजेश पाठक हो या मौर्य हो, जो दोनों डिप्टी सीएम है, दोनों ने दिल्ली के कहने पर निशाने पर लिया और किसी को नहीं, राहुल की पदयात्रा को। और इसी दौर में आरएसएस और संत अगर समर्थन कर रहे हैं तो जरा इस पदयात्रा के मद्देनजर उस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए जिसमें खाकी नीकर में आग भी लगती है, गोडसे की धारा पर सीधा हमला भी होता है और महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए सावरकर को भी निशाने पर लेने से यह भारत जोड़ो पदयात्रा चूकती नहीं है। तो जरा इसके भीतर पहले तथ्यों को परख लीजिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में महज 72 घंटों में वह राजनीतिक मिजाज डोलने लगा है जो कल तक लगता था कि जो योगी सत्ता सोचती है वही नरेंद्र मोदी सोचते हैं, वही आरएसएस सोचती है। ऐसा है नहीं, खास तौर से तब जब कांग्रेस के निशाने पर इसी पदयात्रा के जरिए वह पूरी की पूरी राजनीतिक धारा निशाने पर आकर खड़ी है, जिसकी अगुवाई अलग अलग तरीके से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, या अयोध्या को लेकर भी सोच आरएसएस ने जो परोसी है
और हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर उत्तर प्रदेश को खड़ा किया है, उसमें क्या इस पदयात्रा ने सेंध इसलिए लगा दी कि आरएसएस अपने तौर पर महसूस कर रही है कि उसकी भागीदारी कल तक जो लोगों के बीच हुआ करती थी अब वो खत्म हो गई है। 40 संगठन आरएसएस के उत्तर प्रदेश में आपको सक्रिय दिखाई नहीं देंगे। अलग अलग क्षेत्र और प्रांतों के हिसाब से बांटकर शाखाओं को कैसे चलाना है वह भी ठप पड़ा हुआ है। यानी राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सत्ता अगर आ गई है और निर्देश दिल्ली से हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ सत्ता के तौर पर दो दो हाथ और वैचारिक तौर पर आरएसएस दो दो हाथ करते हुए अंदरूनी तौर पर चल रही है। और इन सब के बीच 72 घंटे की इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा ने कई सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर खड़े कर दिए, जो बतलाते हैं कि हवा कभी भी बदल सकती है अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय हो जाए, सड़क पर आ जाए और मिशन उसके सामने साफ रहे कि जनता से सरोकार बनाते हुए राजनीति करनी है। जिस पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, तो क्यों नहीं जनता की बात सुनी जाए, जनता से अपने सीधे बात की जाए। यह सवाल आरएसएस के साथ पहले हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि अब हर जगह तो बीजेपी की सत्ता है और हर जगह आरएसएस के स्वयंसेवक जो ताकतवर हैं, जो सत्ता के करीब हैं, उनको तमाम मलाई भी मिल रही है। तो क्या ऐसी परिस्थिति के बीच हमें लगता है अब तथ्यों को समझने की कोशिश कीजिए। यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी सत्ता ने कैपिटलिज्म रखा है जो कॉरपोरेट के साथ चलता है, लेकिन राहुल गांधी सोशलिज्म का जिक्र करते हैं जहां समाजवाद की अवधारणा है। दिल्ली की सत्ता अपने तौर पर सांप्रदायिकता के जरिए समाज में नफरत और घृणा पैदा करती है, यह आरोप कांग्रेस सीधे लगा रही है और उसके ठीक समानांतर वो भाईचारे का संदेश और शांति का संदेश दे रही है। तीसरी परिस्थिति के भीतर में अगर ध्यान दीजिए तो एक मोनोपोली क्रिएट की जा रही है मोदी सत्ता के जरिए। उस मोनोपोली को तोड़ने का प्रयास राहुल गांधी पदयात्रा के जरिए कर रहे हैं। इसका पहला असर क्या हुआ? पहला असर तो यह भी हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने कहा बुलडोजर भी शांति का प्रतीक है। कल तक बुलडोजर जो था दरअसल गवर्नेंस का प्रतीक था, कानून का प्रतीक था, रूल ऑफ लॉ का प्रतीक था, अब वो शांति का प्रतीक हो गया है। पहला परिवर्तन ये आता है। दूसरा परिवर्तन जो सबसे बड़ा दिखाई देता है वो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास, जिनके पास निमंत्रण जाता है और वो कहते हैं अपने तौर पर कि मैं इसमें शामिल हूं या नहीं हूं, लेकिन भगवान श्री राम की कामना है, आशीर्वाद की कामना मैं इस पदयात्रा के साथ करता हूं। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जिस मिशन के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं वो सफल हो। मैं आपके लंबे जीवन का आशीर्वाद देता हूं। यह जिक्र कौन कर रहा है? यह जिक्र राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास कर रहे हैं। कुछ अनुगुंज आपको सुनाई दी, इसके बाद देखिए दूसरी आवाज आती है गोविंद देव गिरी के जरिए, जो राम मंदिर न्यास के एक अन्य वरिष्ठ न्यासी हैं। वह साफ कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं वह उन्हें आशीर्वाद दें ताकि राष्ट्र एकजुट, मजबूत और सामंजस्यपूर्ण बना रहे। भारत जोड़ो अच्छा नारा है और भारत को एकजुट होना चाहिए। यह शब्द भी अयोध्या से निकल कर आए, यानी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इस दौर में बीजेपी की राजनीति, जिसकी अगुवाई देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं, उनके जरिए जो राजनीति साधने का प्रयास हुआ, तो क्या संत समाज खिलाफ है? क्या अयोध्या के भीतर बैठे हुए जो न्यासी हैं वह भी इस धारणा के खिलाफ हैं जिसको इस दौर में राजनीति, वह भी बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए जो परोस दिया है? तीसरी आवाज बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए चंपत राय हैं। चंपत राय नाम तो इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जो जानते हैं विश्व हिंदू परिषद को और अयोध्या आंदोलन को, जिन्होंने देखा, समझा, परखा और शामिल हुए हैं, वो जान सकते हैं कि दरअसल यही वो शख्स थे जिनकी पूरी बिसात पर आंदोलन चल रहा था, चाहे वो अंत होते होते बाबरी मस्जिद विध्वंस से ही क्यों ना जुड़ गया हो। और वह दोषी करार भी दिए गए इस दौर में।
लेकिन सवाल उसके आगे का है। फिलहाल वह भी राम मंदिर न्यास से जुड़े हुए शख्स हैं, सचिव हैं। चंपत राय का कहना है कि दरअसल देश में पैदल चल रहे युवक का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जरा शब्दों को पढ़िए। मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूं। अगला सवाल किसी ने पूछा नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि जब आरएसएस की खाकी नीकर में आग लगी, जब सावरकर को निशाने पर लिया, जब गोडसे को लेकर सवाल खड़े किए गए और मौजूदा बीजेपी सत्ता और आरएसएस की विचारधारा को लेकर भारत जोड़ो यात्रा सवाल कर रही है, तब उनकी अगली लाइन क्या हो सकती है? उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं और संघ कभी भी भारत जोड़ो यात्रा की निंदा नहीं करता। कोई भी सवाल कर सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ी क्यों? और जब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भारत टूटा कहां है, तो ऐसे वक्त में भारत जोड़ो यात्रा निकाल के राहुल गांधी अगर चल पड़े हैं, तो फिर राहुल गांधी के साथ अगर आरएसएस खड़ी होने लगी है, तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद की वो लाइन कहते हैं, वो थोड़ा सा संयम में आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी इस खराब मौसम में चल रहे हैं, इसकी सराहना की जानी चाहिए। मुझे कहना होगा कि हर किसी को देश की यात्रा करनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, खराब मौसम से मतलब राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भी हो सकता है कि अगर उनमें इतनी ताकत और शक्ति आ गई है भारत को जोड़ने को लेकर, तो ऐसे में उन्हें वह कोई सी तप करते हुए संत की तरह नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी जब कहते हैं डरो नहीं, तो उसमें भी वह भगवान शिव का जिक्र कर रहे हैं। मंदिर मंदिर जा भी रहे हैं, नतमस्तक है, दंडवत है, सब कुछ है, माथे पर त्रिमुंड लगा हुआ है। ये सारी परिस्थितियां और ओढ़नी भी श्री राम की ओढ़ी हुई है, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन खुले तौर पर उसी वक्त अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर ब्रजेश पाठक ये करते हैं कि मैं तो वैज्ञानिकों से जांच करा रहा हूं, मैं वैज्ञानिक और विशेषज्ञों से पूछ रहा हूं, ये कौन सी स्थिति है जिसमें कोई इतने ठंड में भी टी शर्ट पहन के चल सकता है, ये तंज है उनका। लेकिन चंपत राय का तंज बीजेपी के राजनीतिक कार्यशैली पर है। आरएसएस और संतों का तंज मौजूदा वक्त में बीजेपी ने जो राजनीतिक लकीर सत्ता पाने के लिए खींची है उसको लेकर है। और उत्तर प्रदेश का अपना राजनीतिक मिजाज और उसकी अपनी पारंपरिक राजनीति के भीतर में आरएसएस के स्वयंसेवक घुले मिले हैं। इसीलिए बीजेपी वहां निकल कर आई। और कल्याण सिंह के दौर में जब कल्याण सिंह आरएसएस के स्वयंसेवकों के जरिए अपने गवर्नेंस को चलाने की दिशा में बढ़ते थे, तो उसमें आरएसएस के भीतर से जय श्री राम के नारों में कहीं एक सत्ता की महक भी होती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में सत्ता है, लेकिन यह खुशबू गायब है, सब कुछ गायब हो चला है। तो कहीं ना कहीं सत्ता के तौर तरीके राजनीतिक मशक्कत से दूर आरएसएस की छटपटाहट अपने तौर पर है। और आरएसएस के भीतर बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर भी हैं कि अगर सब कुछ पीएमओ ही देखने लगेगा तो संघ क्या करेगा? पीएमओ गवर्नेंस भी और संगठन भी, किसी भी चीज को निर्णय लेता भी है। राम मंदिर में किसको कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा, किसको ठेका दिया गया है, इसकी जानकारी भी पीएमओ में बैठे अधिकारी के पास ही आएगी। और वहां से निकले एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है। तो आरएसएस की भूमिका क्या शून्य हो गई है, या उसको कुंद करने का प्रयास तो नहीं चल रहा है? ये छटपटाहट आरएसएस के भीतर बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक सत्ता और उसकी कार्य प्रणाली को लेकर है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इसके और आगे है, क्योंकि एक दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। जिस वक्त संत अयोध्या से आवाज लगा रहे हैं, जिस वक्त आवाज आ रही है चंपत राय की, जिस वक्त आवाज आ रही है सत्येंद्र दास, आचार्य श्री सत्येंद्र दास की, जिस वक्त आवाज आ रही है गोविंद देव गिरी की, जो न्यासी हैं, उसी वक्त केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, राहुल गांधी जी आप कैराना जा रहे हैं। सपा सरकार में यहां के व्यापारियों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया, जैसे कश्मीर की तरह, कश्मीरी पंडितों की तरह। और भारत सरकार में
दौर में वो सम्मान के साथ वापस लाएगा। यदि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे तो पीड़ितों से मिलेंगे। लेकिन सवाल यह है, इसका जवाब कांग्रेस ने तुरंत दिया और कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, आप राजनीतिक तौर पर वहां चुनाव भी हारे और जिस पलायन का जिक्र कर रहे हैं उस पलायन के मातहत सवाल अगर कश्मीरी पंडितों की परिस्थिति में लाकर जोड़ रहे हैं तो कश्मीरी पंडितों को आप वापस भेज पाने की स्थिति में क्यों नहीं है? वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आप ही के हैं, सत्ता आप ही की चल रही है, स्टेट का दर्जा खत्म है, चुनाव हुए नहीं हैं, कश्मीरी पंडितों के भीतर आक्रोश है, आपने उनके लिए कोई जमी क्यों नहीं बनाई? तो आप कैराना का प्रोपेगेंडा मत कीजिए। यह जवाब कांग्रेस के भीतर से निकल कर आया। यानी कांग्रेस की राजनीतिक सक्रियता ने उस परिस्थिति में लाकर बीजेपी को खड़ा कर दिया जहां वैचारिक तौर पर आरएसएस खुद को राहुल की प्रक्रिया के साथ खड़ा पा रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर योगी और मोदी दोनों की टकराव और सियासी तानबान के बीच में योगी की खामोशी और उनके बुलडोजर में भी शांति प्रिय होने के शब्द का गूंजना शायद उस सत्ता को चेतावनी है जो चाहती है कि यूपी उनके इशारे पर चले। इस अंतर्विरोध के भीतर 72 घंटे की यात्रा का पाठ इसमें इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि केशव प्रसाद मूस यही नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस सरकारों के समय किए महापापों के लिए, जैसे चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता, भारतीय भूभाग गंवाने, धारा 370 लगाने, सिखों का नरसंहार करने और आपातकाल और संघ पर प्रतिबंध के लिए माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। ये बात उन्होंने ट्वीट के जरिए कही, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के ही शख्स हैं अमित कुमार सक्सेना, उन्होंने इस ट्वीट का जवाब बड़े शानदार तरीके से दिया जिसे कांग्रेस भी नहीं दे पाई। यानी लोगों के भीतर भी कैसे सवाल है ये जरा समझिए। उनका कहना है युवाओं पर लाठी चार्ज, रोजगार ना देना, युवाओं को इलेक्शन में ही नौकरियों का लालच देना, फ्री का राशन देना और कल कारखाने फैक्ट्रियां ना लगाना, जनता को आर्थिक रूप से कमजोर बना देना, झूठा आत्मनिर्भरता का ज्ञान देना, इन सब के लिए वर्तमान सरकार को घर घर जाके यूपी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह पार्टी नहीं कह रही है, जनता कह रही है। उसका ट्वीट हमने आपको पढ़ के बताया, उससे पहले आपको केशव प्रसाद मौर्य का सुनाया। यानी किसी भी सरकार की राजनीति के तौर तरीके 24 गुना 7, 24 घंटे 7 दिन अगर सिर्फ राजनीति साधेंगे तो जनता के भीतर आक्रोश होगा। पहला सवाल, इस बात को आरएसएस बाखूबी इसलिए समझ रही है क्योंकि उसकी अपनी जमीन जो सामाजिक सरोकारों की थी इस दौर में कट गई है, क्योंकि वो कैसे जवाब देने जाए जब उसके प्रचारक ही देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे जुड़े हुए लोग ही राज्य की सत्ता भी चला रहे हैं। तो ये एक नई परेशानी का सबब उत्तर प्रदेश के भीतर पनपने लगा है जो इस 72 घंटे के दौर में नजर आएगा। ये वाकई किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन यह नजर आ रहा है। अगला सवाल जो शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वाकई ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई जहां आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही ने एक ऐसा लाग लपेट बना दिया है जिसके दायरे में आरएसएस का स्वयंसेवक प्रचारक सभी आने लगे हैं, जबकि वह बीजेपी की राजनीतिक सत्ता द्वारा बनाया गया कर्म था। क्या उनके भीतर यह कुलबुलाहट है कि अगर हमने अपनी अलग आवाज नहीं निकाली, क्योंकि पहली बार नंगी आंखों से हर कोई देख रहा है कि सवाल सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, दलितों का नहीं है, महिलाएं भी हैं, युवा भी है और उस दौर में ऊंची जाति के लोगों की मौजूदगी भी है जो इस 72 घंटे की यात्रा के दौर में निकल रहे थे। जयंत चौधरी चाहे नहीं आए, लेकिन वह समझ रहे थे कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर इस बात को लेकर बेचैनी चुनाव के वक्त भी थी, उन्हें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए या समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी ने टिकट ज्यादा दी, कुछ वचन दिया, डिप्टी सीएम तक का जिक्र कर दिया, तो वो उधर चले गए। लेकिन राजनीतिक जमीन पर कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जगह मौजूद है और इसको कोई दूसरा शख्स नहीं, उस जाटलैंड के भीतर राकेश टिकैत ये कहते हुए नहीं जाते हैं कि दरअसल हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम तो आंदोलन में शामिल होते हैं। यानी महसूस
हर कोई कर रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी जो है वो पार्टीगत तरीके से जिन दो बातों को खोज रही थी वह दोनों चीजें मिल गई हैं। लीडर भी मिल गया और विचारधारा भी मिल गई। अब उसे सक्रिय होना है और वो जैसे ही सक्रिय होता है उत्तर प्रदेश की हवा के भीतर हिचकोले खाती हुई बीजेपी नजर आती है, क्योंकि आरएसएस भी समझती है कि यह तौर तरीके तो हमने राजनीतिक शुद्धिकरण के नहीं पढ़ाए थे। ये कौन से तौर तरीके हैं? यानी तीन बड़े बदलाव इस दौर में आ गए, क्योंकि 72 घंटे के बाद अब ये कस्बा एलम से आज निकले, फिर कांधला गए, फिर ऊंचा गांव कैराना होते हुए ये पानीपत बॉर्डर से अब हरियाणा में रात में वहां पहुंच गए। अब सवाल यह है कि हरियाणा के सलौनी में ये रात का विश्राम करेंगे, कल हरियाणा में निकलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से लेकर पानीपत बॉर्डर के बीच तक की परिस्थितियों ने जो तीन पाठ दिए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। पहला पाठ, उत्तर प्रदेश मोदी और अमित शाह की राजनीति को पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि पैसा और पावर और पद, इसी एस्पेक्ट से अगर बीजेपी की राजनीति चल रही है और सत्ता से आपकी करीबी रहेगी तो आप इन तीनों दायरों में आकर खड़े हो जाएंगे, आपको लाभालाभ होगा। यह मिजाज उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का कभी नहीं रहा, और खास तौर से स्वयंसेवक या बीजेपी के कार्यकर्ता का तो बिल्कुल नहीं रहा। उसके भीतर बेचैनी है। दूसरा सवाल, आरएसएस ने जो राजनीतिक प्रयोग अयोध्या से किए, प्रधानमंत्री ने यकीनी तौर पर अयोध्या का समाधान और बनारस और उसके बाद मथुरा की लकीर भी खींचने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस करने की प्रक्रिया में लोगों से भागीदारी नहीं है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसले करवाने हो या खुद ही जाकर भूमि पूजन करना हो या पूजा पाठ में बैठ जाना हो, लोगों के सरोकार इस दौर में बनारस में भी गायब, अयोध्या में भी गायब, मथुरा में भी गायब। तो लोग नहीं जुड़ेंगे तो संघ जो लोगों के भीतर चलते हुए नजर आता था, संघ के भीतर बेचैनी इस बात को लेकर है, हम कहां पर खड़े हैं, हमारी कोई महत्ता है या नहीं है। तो पहला मसला राजनीतिक है, दूसरा मसला सामाजिक है, और तीसरा मसला उस विचारधारा से जुड़ा है जिस विचारधारा को राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की तर्ज पे आत्मसात किया है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें समाज के साथ जुड़कर एक बड़ी लकीर खींचना और उसके बाद समूचे समाज का ट्रांसफॉर्मेशन होना, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की दौर में कांग्रेस के नेताओं का भी बदलाव आएगा और बीजेपी में भी बदलाव आएगा, क्योंकि समाज से ही ये पॉलिटिकल पार्टी निकली है। पूंजी के आश्रय और सत्ता और ताकत के आश्रय कब तक चीजें चलेंगी, यह तीसरा नजरिया इस 72 घंटे में नजर आ गया, जो चेता रहा है खुले तौर पर कि दरअसल तरीकों को बदलिए या राजनीति साधने के लिए जनता को साथ लीजिए। जनता के बैंक में डायरेक्ट पैसा देना या 5 किलो अनाज से काम नहीं चलेगा, और आरएसएस के 40 संगठनों की मौत जो हो रही है वैचारिक तौर पर और सामाजिक सरोकार के तौर पर, उसे संघ बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में आ नहीं रही है। वो चाहती है कि लोगों के बीच संवाद बनाने की दिशा में उसके अपने लोग बढ़े, जो इस दौर में इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि एक प्रचारक के पास सत्ता है, और वहां से सवाल जब उठेंगे तो निशाने पर राहुल गांधी नहीं, देश के प्रधानमंत्री, प्रचारक, प्रधान सेवक ही आएंगे। इसका जवाब वो कैसे देगी? दरअसल ये तालमेल सरसंघचालक मोहन भागवत जी को बैठाना है, और चूक लगातार हो रही है। तो चंपत राय का कहना यूं ही नहीं है, और न्यासी ने जो कहा वह भी यूं नहीं कहा, और प्रमुख आचार्य ने जो कहा यूं ही नहीं कहा। संघ पाठ पढ़ रही है, पढ़ाना चाहती है। बीजेपी ने अभी भी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, इसीलिए मौर्य हों या पाठक हों, अभी भी उनका नजरिया राजनीतिक चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश की सियासी हवा को बदलने के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।